हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है आपका ठोसों में बैंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, है ना। या इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि दर्शाइए कि ठोस के आवर्ती विभव कूप में इलेक्ट्रॉन की गति से बैंड संरचना क्या होती है, प्राप्त होती है। ये दर्शाना है हमको। क्या दर्शाना है? ठोस के आवर्ती विभव कूप में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है उससे बैंड संरचना प्राप्त होती है और इस बैंड सिद्धांत के निष्कर्ष लिखिए, है ना। मतलब जो ठोसों में बैंड सिद्धांत है उसके क्या करना है, हमको व्याख्या कर कर उसके निष्कर्ष लिखना है ना। तो यहाँ ठोस के अंदर किसी धातु की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे? धातु की बात करेंगे। तो उस धातु के अंदर हमको पता रहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हम जानते हैं कि धातु के अंदर उसके अवयवी कणों के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अति अल्प बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब अवयवी कण है, इसका मतलब यह है कि ये कोई पदार्थ है। इस पदार्थ में इस प्रकार से छोटे छोटे कण है ना। मतलब एक तरीके से अणु है और इस अणु में क्या रहेंगे, परमाणु रहेंगे। और इस परमाणु के सेंटर पर क्या रहेगा, नाभिक रहेगा। सेंटर पर क्या रहता है, नाभिक रहता है। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको अपन बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे ज़्यादा होती है ना। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बहुत ही अल्प आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि हम जानते हैं कि धातु के अंदर उसके अवयवी कणों के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अति अल्प बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिन्हें कुछ ऊर्जा देकर हम क्या कर सकते हैं, उस परमाणु से अलग कर सकते हैं या उस धातु के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर सकते हैं, गति करा सकते हैं या मुक्त करा सकते हैं। और इन मुक्त कराने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब ऐसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिसको हम कुछ एनर्जी देकर मुक्त कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है ना। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे तो धातु के अंदर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा अवयव अपने धनायनों, क्योंकि बहुत सारे धनायन रहेंगे और अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, है ना। मान लो कि ये एक अणु है, सॉरी एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है। इसका एक सेंटर यहाँ पर हो गया, इसका एक सेंटर यहाँ पर हो गया, है ना। ये क्या है, ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। और इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके धनावेशों के कारण आकर्षण बल का काम करेगा, इसके धनावेशन के कारण भी क्या करेगा, आकर्षण बल का काम करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दो प्रकार के काम करेगा। एक तो दूसरे के धनावेशन, दूसरे परमाणु के या अणु के धनावेश से आकर्षण बल के द्वारा बंधा रहेगा, या तो फिर दूसरे अणु या परमाणु के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण बल के द्वारा बंधा रहेगा, है ना। मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन तीन बल के द्वारा बंधा रहेगा। एक तो अपने धनायन के कारण आकर्षण बल के द्वारा, फिर दूसरे धनायन के कारण आकर्षण बल के द्वारा, फिर उसी दूसरे परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण प्रतिकर्षण के बल के द्वारा। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अपने धनायनों के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, विद्युत क्षेत्र में गति करता है, क्योंकि एक धन और दूसरा ऋण, तो प्लस और माइनस दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। और इसी विद्युत क्षेत्र में ये क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है। मतलब धातु के अंदर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनायनों तथा अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विद्युत क्षेत्र में गति करता है। अब हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो आवर्ती होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो परमाणु है वो आवर्तता प्रदर्शित करता है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका सेम होता है। तो क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, स्वयं आवर्ती होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो भी स्थिति निर्देशांक के साथ में आवर्ती रूप में बदलती रहती है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है धातु के अंदर एक आवर्ती विभव कूप में क्या करता है, गति करता है ना।
ये आप देख रहे हैं एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस स्थितिज ऊर्जा के साथ में x दूरी के साथ में ऋणात्मक विभव, ये इधर ऋणात्मक आ रहा है ना, तो इस ऋणात्मक विभव कूप में क्या कर रहा है, गति कर रहा है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये स्थितिज ऊर्जा ग्राफ है जो दूरी के साथ में ऊर्जा को शो करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को, है ना। अब ये एक परमाणु हो गया, उसी के निकट दूसरे परमाणु का भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा में गति करेगा, उसी प्रकार से उसके निकटतम जो दूसरा परमाणु होगा वो भी तो क्या करेगा, वो भी इसी स्थितिज ऊर्जा ग्राफ के साथ में गति करेगा, है ना। और जब दोनों का मिक्स यदि आएगा, है ना, दोनों का यदि मिक्स आएगा तो इस प्रकार से देखो, पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, है ना, मतलब ये पहले का स्थितिज ऊर्जा ग्राफ हो गया, उसके बाद में इसकी यदि हम बात करते दूसरे की, तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, है ना। तो ये जो कंबाइन पार्ट दिख रहा है आपको परवलय के रूप में, ये दोनों का मिक्स स्थितिज ऊर्जा वक्र आएगा, जो कि आवर्ती विभव कूप में होगा। किस रूप में है ये, आवर्ती विभव कूप में, ये आप देख रहे हो, है ना, दोनों का कंबाइन है, ठीक है, दिख रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस धातु के अंदर कैसा करता है, आवर्ती विभव कूप में गति करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल खुद का ही नहीं होता है, वो पूरे धातु का हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति खुद की नहीं होती है, उस धातु के अंदर मतलब एक कंबाइन गति हो जाती है ना, ठीक। तो यहाँ हमने देखा चित्र के अनुसार धातु के अंदर किसी परमाणु I की विभव क्षेत्र में दूरी x के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ग्राफ देखी, जो कि -1/4πε0 ZE का स्क्वायर अपॉन में x के साथ में क्या होती है, चेंज होती जाती है, जो कि आयताकार अतिपरवलय के रूप में प्रदर्शित होती थी, है ना। ये देखा था हमने इधर, ये आयताकार क्या है, अतिपरवलय के रूप में प्रदर्शित है, ठीक। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे उसमें परमाणु है, I, J, K, L, M, है ना, बहुत सारे उसमें, किसी भी धातु में बहुत सारे अणु है, तो उस धातु का प्रत्येक अणु का एक एक इलेक्ट्रॉन, उसकी जो ऊर्जा होगी वो इस प्रकार से अतिपरवलय के रूप में होगी, ये आप देख रहे हो, ये I और J का अतिपरवलय ये हो गया, J और K का अतिपरवलय ये हो गया, है ना, K और L का अतिपरवलय आयताकार विभव कूप इस प्रकार से हो गया, L और M का आयताकार अतिपरवलय विभव कूप इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर जो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने निकटतम इलेक्ट्रॉनों के जो स्थितिज ऊर्जा ग्राफ है उसको भी वो क्या करता है, वेरी करता है, या उससे भी वो संबद्ध होता है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या होता है, चित्र के अनुसार धातु के अंदर विभव कूप सभी जगह क्या होता है, एक समान गहराई के न होकर एक आवर्ती विभव कूप में होता है, जिसमें धातु के अंदर क्या विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तर प्रदर्शित होते हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा था कि L लंबाई के संपूर्ण धातु के अंदर एक निश्चित क्रम में अनगिनत परमाणु है, जैसे I, J, K, L, M, N, O, P, है ना, वे व्यवस्थित है, जिसके विद्युत क्षेत्र E की स्थितिज ऊर्जा हमको प्रदर्शित थी इस प्रकार से, है ना, ये, है ना। अब यहाँ से ये ऊर्जा स्तर प्रदर्शित दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एक ऊर्जा स्तर दिख रहा है EB, एक ऊर्जा स्तर दिख रहा है कौन सा, EF, ठीक है, और एक ऊर्जा स्तर दिख रहा है ES, है ना, ये प्राचीर विभव वाला, और मतलब इसको हम ले सकते हैं, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है आपका, ये कार्यफलन फाई, है ना। 3 प्रकार के ऊर्जा स्तर दिख रहे हैं आपको। पहला कौन सा, पहला दिख रहा है EB, दूसरा दिख रहा है EF, और तीसरा दिख रहा है फाई, है ना। 3 ऊर्जा स्तर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 3 ऊर्जा स्तर जो है वो स्थितिज ऊर्जा के दूरी के साथ में ग्राफ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा है, इसका मतलब ये है कि ऊर्जा ही है, तो ये ऊर्जा के क्या है, ग्राफ है। तो इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हमने, या धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अपन ने 3 भागों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने धातु
के परमाणुओं से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी ऊर्जा जो है वो इतनी कम रहेगी कि वो अपने धातु के परमाणु से या धनायन से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इतनी ऊर्जा वाले, कौन से, ईबी ऊर्जा वाले, ये अपने धातु के परमाणु से अलग नहीं होते, है ना। वो क्या होते हैं, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। मतलब यदि ये इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने इधर कंपन करेगा और इधर करेगा, लेकिन ये अपने परमाणु को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा स्तर होता है वो ईबी ऊर्जा स्तर कहलाता है। कौन सा ऊर्जा स्तर, ईबी ऊर्जा स्तर कहलाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम ऊर्जा स्तर। मतलब पहला ऊर्जा स्तर जो होगा कौन सा होगा, न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा। तो ये ईबी जो ऊर्जा स्तर दिख रहा है आपको प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का, इस इतनी ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने प्रोटॉन या अपने जो नाभिक है या अपने जो परमाणु है उसको छोड़ती नहीं है, बल्कि उसके माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, उसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर कहेंगे, ईबी। ठीक है, दूसरा जो होता है वो आप देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक के ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको। ये जो इतने ऊर्जा वाले जो होते हैं, मतलब कहाँ से, ईबी से यहाँ तक के वाला, है ना, ईएफ के बीच वाला, इसको अपन फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर, है ना। तो फर्मी ऊर्जा स्तर ईएफ और ईबी, यहाँ से यहाँ तक के इतनी ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने परमाणु से तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने धातु से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, धातु से बाहर निकलेंगे क्या इतनी ऊर्जा वाले, नहीं निकलेंगे। इसको हम कहते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। मतलब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ईबी क्या होगा, ये अपने परमाणु से बाहर नहीं निकलते। मतलब पहला जो होगा क्या होगा, परमाणु से बाहर नहीं निकलते, बल्कि अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, और ईएफ जो है ऐसा ऊर्जा स्तर है जहाँ तक के जितने भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होगी, यदि इतने ऊर्जा स्तर के बराबर है, ईएफ के बराबर, तो ये अपने परमाणु से तो बाहर निकलेंगे लेकिन धातु से बाहर नहीं निकलेंगे। परमाणु से तो बाहर निकलेंगे लेकिन धातु से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, मतलब अपने धातु को छोड़कर नहीं जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ईएस और ये ईएफ के बीच का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक के इतनी ऊर्जा जब हम देंगे तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वह अपने धातु को भी छोड़ देगा। ठीक है, मतलब ये जो कार्यफलन जिसके हम बात करते हैं फाई, है ना, ये कार्यफलन क्या है, ऐसा ऊर्जा स्तर है ना, जिससे कम यदि ऊर्जा आ गई तो वो अपने धातु को छोड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन इतनी ऊर्जा यदि आ गई तो ये अपने धातु को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और प्रकाश के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जैसे अपन लेज़र लाइट में देखते हैं तो लेज़र लाइट में उस धातु से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस धातु को भी छोड़ देते हैं, ना ही परमाणु को छोड़ते हैं। देखो, यदि इलेक्ट्रॉन यदि परमाणु को नहीं छोड़ता है, ठीक है, परमाणु को नहीं छोड़ता है, लेकिन वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है, तो ईबी ऊर्जा स्तर यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के। और यदि ये अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने के बाद में वो फ्री हो गया, लेकिन वो धातु को छोड़कर नहीं जा रहा है, तो वो होगा फर्मी ऊर्जा स्तर। और इतनी ऊर्जा यदि हम दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, धातु को छोड़ देगा। और इस धातु की ऊर्जा को छोड़ने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या उसका कार्यफलन। ठीक है, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्जित ऊर्जा अंतराल या कार्यफलन, है ना। न्यूनतम ऊर्जा होती है जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपने धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 ऊर्जा स्तर है। एक है न्यूनतम ऊर्जा स्तर ईबी, है ना, एक है फर्मी ऊर्जा स्तर ईएफ, और तीसरा है कौन सा, कार्यफलन। और इसी 3 ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। ठीक है, यदि निम्न ऊर्जा स्तर में गति करेगा तो वह अपने काल्पनिक गति करेगा अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर। यदि उससे थोड़ी सी ज़्यादा यदि ऊर्जा वाले कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो वो फर्मी ऊर्जा स्तर पर काम करेंगे, जो कि क्या धातु के अंदर तो फ्री हो जाएंगे लेकिन धातु को छोड़ के बाहर जाएंगे क्या, नहीं, लेकिन उसको इतनी एनर्जी देंगे कि वो अपने धातु को भी क्या कर दे, छोड़ दे, तो वो क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन हमने क्या देख लिए, ऊर्जा स्तर देखे। तो सबसे पहला ऊर्जा स्तर कौन सा देखा, सबसे पहला ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर देखा। तो निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा यदि ईबी तक सभी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के साथ में आबद्ध रहते हैं, मतलब परमाणु को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वे अपने अति अल्प आयाम के साथ अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, तथा अपने परमाणु को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, निम्नतर ऊर्जा स्तर बोलेंगे, है ना। ठीक है, इसको अपन उदाहरण से भी देख सकते हैं कि यदि हम किसी मतलब क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आगे पीछे क्या कर सकते हैं, डोल सकते हैं। तो ये जो है बैठने के बाद में अपने क्लास के अंदर जहाँ हम सीट पर बैठे हैं तो उसके आगे पीछे डोलना, ये कहलाता है निम्न ऊर्जा स्तर, इतनी ऊर्जा लगेगी, है ना। अब ये तथा ईबी के बीच में, मतलब फर्मी ऊर्जा स्तर की हम बात करेंगे, तो ईबी से अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ईबी तथा ईएफ के फर्मी ऊर्जा स्तर के बीच में कार्य करते हैं। वे धातु के अंदर तो कहीं पर भी जा सकते हैं, मतलब अब जो स्टूडेंट था वो अपने क्या सीट को छोड़कर उस क्लास के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकता है, आ जा सकता है, लेकिन क्लास को छोड़कर बाहर जाएगा क्या, नहीं। तो उसके लिए धातु के अंदर तो कहीं पर भी जा सकते, लेकिन धातु सतह पर आकर उन्हें विभव प्राचीर का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, मतलब एक दरवाजे का सामना करना पड़ता है। अतः वे धातु सतह को पार करके बाहर नहीं जा सकते हैं, केवल धातु के अंदर ही रहेंगे, है ना। तो इसको हम सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा स्तर, या उसको हम क्या कहेंगे, फर्मी ऊर्जा स्तर कहेंगे, है ना। मतलब ये धातु से बाहर जाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, अब कार्यफलन जो होगा तो उसको थोड़ी सी इतनी एनर्जी देना पड़ेगा कि वो धातु को भी क्या कर जाए, पार कर जाए, और धातु को छोड़कर भी बाहर चली जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्यफलन बोलेंगे। और यदि विभव कूप की गहराई कितनी है, ईएस है, तो फाई कार्यफलन जो होगा ईएस माइनस ईएफ के धातु के कार्यफलन के बराबर होती है ना। ये आप देख सकते हो इधर ये वाला पार्ट, मतलब यदि इसकी विभव कूप की गहराई कितनी है, ये ईएस है, तो इस ईएस में से ईएफ वाला पार्ट यदि माइनस करेंगे तो इतना पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, कार्यफलन कहलाएगा, है ना। तो ये आपकी स्कूल है, स्कूल में कहीं पर भी आप सीट पर बैठे तो उसके दोनों ओर क्या कर सकते हो, आप कंपन कर सकते हो, लेकिन इस क्लास को छोड़कर बाहर जा सकते हो क्या, नहीं। तो इस क्लास को छोड़कर बाहर जाने के लिए ये फर्मी ऊर्जा स्तर होगी। अब ये पूरा कॉलेज है, क्लास से तो आप निकल गए, लेकिन आपको कॉलेज से बाहर जाना है, ठीक है, तो इतनी ऊर्जा की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन क्या, कार्यफलन, है ना। तो ये तीन प्रकार की ऊर्जा स्तर प्रदर्शित है ना, दिख रहा है आपको, तीनों प्रकार की ऊर्जा स्तर हमने बता दिए। अब कि उसके निष्कर्ष पर, तो निष्कर्ष में हमने देखा कि ठोस में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनायनों और शेष इलेक्ट्रॉनों के आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रहता है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक परमाणु से संबंधित न होकर, इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो एक परमाणु से संबद्ध न होकर अब संपूर्ण क्रिस्टल से संबद्ध हो जाता है ना। अब संपूर्ण क्रिस्टल या ठोस से संबंधित हो जाता है। क्रिस्टल के स्वतंत्र पृष्ठ पर आवर्तता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब यदि स्वतंत्र पृष्ठ है तो वहाँ से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर आवर्तता या स्थितिज ऊर्जा जो ग्राफ है ना, वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आवर्तता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर आयन क्रोडों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक आवर्ती विभव कूप में क्या करता है, गति करता है। हमने देखा था कि दोनों के संपूर्ण विभव कूप में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति एक सतत माध्यम में प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में होती है। ठीक है, किसके रूप में होंगी, प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में होगी। तो ये निष्कर्ष है ठोसों में बैंड सिद्धांत के। ठीक है, थैंक यू।